हेडलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। और हम यहाँ जटिल विषयों को आसान बनाते हैं। हाँ, तो आज का हमारा जो विश्लेषण है वो रियल एस्टेट पर है। भारत में अपना घर होना ये एक बहुत बड़ा सपना है। बिल्कुल, लेकिन 2025 में ये सपना अम, पूरा करना पहले से ज्यादा मुश्किल क्यों लग रहा है? कीमतें आसमान छू रहे हैं पर फिर भी लोग घर खरीद रहे हैं। हाँ, यही तो पहेली है। तो सवाल ये है कि क्या ये घर खरीदने का सही समय है या इंतजार करना समझदारी होगी? आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखेंगे कि बाजार में क्या चल रहा है, घर खरीदना इतना महंगा क्यों हो गया है, और किराए पर रहने और खरीदने में क्या चुनना बेहतर हो सकता है। हाँ, और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें। जी। ये कि हम यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर नहीं बैठे हैं, ये बस जानकारी के लिए है। सही बात है, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाजार में हो क्या रहा है। 2024-25 में रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है। हाँ, एनारॉक की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि टॉप 7 शहरों में घरों की औसत कीमतों में सिर्फ एक साल में 21% की बढ़ोतरी हुई है। 21%? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तेजी के पीछे एक और कहानी है, और वो ये कि घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अच्छा। हाँ, मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में एक औसत परिवार अपनी कमाई का 61% हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में दे रहा है। 61%? जबकि 50% से ज्यादा को तो खतरनाक माना जाता है। बिल्कुल, और मुंबई में तो ये आंकड़ा, आप यकीन नहीं करेंगे, 116% तक है। एक मिनट, 116%? इसका मतलब तो ये हुआ कि एक औसत परिवार अपनी पूरी कमाई देने के बाद भी ईएमआई नहीं बढ़ सकता। ये कैसे मुमकिन है? आंकड़ा सही है। इसका मतलब ये है कि मुंबई में एक औसत घर अब एक औसत कमाई वाले परिवार की पहुंच से बहुत बहुत दूर जा चुका है। तो सवाल ये है कि कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? क्या सिर्फ कंस्ट्रक्शन महंगा हो गया है? नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो एक छोटा सा हिस्सा है। असली वजह है 3, और वो काफी गहरी है। क्या है वो? पहली, जमीन की बनावटी कमी। मतलब शहरों में मास्टर प्लान ठीक से लागू नहीं होते, जिससे बिल्डर्स जमीन रोककर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मतलब जमीन है पर उसे बाजार में आने नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल। और दूसरी वजह है शैडो इकोनॉमी, यानी ब्लैक मनी। हाँ, उसका बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगता है, जिससे डिमांड और दाम दोनों बनावटी तरीके से बढ़ जाते हैं। और तीसरी वजह? तीसरी वजह है खाली पड़े घर। भारत में लगभग 1 करोड़ मकान खाली पड़े हैं। 1 करोड़? पर क्यों? क्योंकि मकान मालिक किराएदार को घर देने से डरते हैं, जो कानूनी झंझट है उनसे, तो इससे भी खरीदने का दबाव बढ़ता है। तो ये तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। कीमतें भी आसमान पर और किराया भी बढ़ रहा है, तो कोई क्या करे? देखिए, इसके लिए 3 अलग-अलग तर्क दिए जाते हैं। ठीक है। पहला है कि अभी खरीद लो। तर्क ये है कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है और लंबे समय तक एक ही जगह रहना है, तो अभी खरीदना बेहतर हो सकता है। कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। और दूसरा? दूसरा तर्क है कि इंतजार करो। अगर नौकरी की अनिश्चितता है या डाउन पेमेंट के लिए और बचत करनी है, तो रुकना बेहतर है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 2026 तक शायद ब्याज दरें थोड़ी कम हो सकती है, जिससे ईएमआई का बोझ घटेगा। हाँ, पर एक तीसरा विकल्प भी है, और वो बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? ज़रोधा का एक विश्लेषण दिखाता है कि अगर किराए और ईएमआई के अंतर को, मतलब जो पैसा बच रहा है, उसे हर महीने एसआईपी में निवेश किया जाए, अच्छा, तो 20 साल में खरीदने से ज्यादा पैसा बन सकता है। सच में? हाँ, और इससे आर्थिक आजादी भी बनी रहती है। आप ईएमआई से बंधे नहीं हैं। तो कुल मिलाकर 2025 में घर खरीदने का फैसला सिर्फ मार्केट टाइमिंग का नहीं है, बल्कि अपनी आर्थिक तैयारी और हम जरूरतों को समझने का है। बिल्कुल, और ये एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या घर सिर्फ एक संपत्ति है या एक ऐसी जिम्मेदारी जो हमारी आर्थिक आजादी को सीमित कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि घर का असली मालिक कौन होगा, आप या आपकी ईएमआई। बिल्कुल सही। आज की चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए हेडलाइन को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ।